नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। घरेलू शेयर बाजारों के लिए अगर आज की बात की जाए तो ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत आ रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो है वो पॉजिटिव दायरे में 24,638 के लेवल के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आया। अमेरिकी वायदा बाजार की अगर बात की जाए तो डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। कल अमेरिकी बाजारों की अगर बात करें तो फिर से लाइफ हाई बनाते हुए नजर आए, और जो फेड चेयरमैन साहब हैं यानी कि जेरोम पोवेल, उन्होंने फिर से एक रेट कट का भरोसा दिया। इसके अलावा अगर हम घरेलू कारकों की बात करें तो सरकार टेलीकॉम सेक्टर में बड़े रिफॉर्म की तैयारी कर रही है। इसके लिए आज बैठक बुलाई गई है, जिसकी वजह से जो तमाम टेलीकॉम शेयर्स हैं इस सेक्टर पर खास फोकस रहने वाला है। साथ ही आज खास है हमारा इकोनॉमी टुडे का फोकस भी, क्योंकि इस बार दो अहम विषयों पर हम करने वाले हैं चर्चा। लेकिन सबसे पहले डालते हैं निगाह इस वक्त की प्रमुख आर्थिक सुर्खियों पर। G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए इटली पहुंचे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में होंगे शामिल। वैश्विक व्यापार और निवेश के साझेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता होगी और मजबूत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 के दौरान भारत सरकार की ECLGS योजना MSME और खुदरा विक्रेताओं के लिए बनी वरदान। EPFO में पिछले एक साल में 55% युवा हुए शामिल। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत के G20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट हुई जारी। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, भारत ने 9 सालों में वो हासिल किया जो DPI के बिना 50 सालों में हासिल किया जा सकता था। और आज भी बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सोमवार को BSE सेंसेक्स 80,000 अंकों के ऊपर और निफ्टी 24,500 के ऊपर हुआ बंद। वहीं बुधवार को बंद रहेगा शेयर बाजार। मुहर्रम की वजह से ट्रंकेटेड वीक है कारोबारी लिहाज से। तो इन प्रमुख आर्थिक खबरों पर रहेगी हमारी नजर। तो भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक के जो आउटरीच सत्र है उसमें भाग लेने के लिए इटली के रेजियो कैलाब्रिया पहुंच गए हैं, और यहां पर आउटरीच सत्र में भाग लेने वाले अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे, जिसमें वैश्विक व्यापार और निवेश साझेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया पर यह बताया कि कोविड-19 के दौरान भारत सरकार की ECLGS योजना MSME और खुदरा विक्रेताओं के लिए वरदान साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इससे जुड़े डेटा इस योजना की प्रभावशीलता को दिखाते हैं, और इस योजना का लाभ उठाने से छोटे जो तमाम व्यवसाय हैं उन्हें बहुत लाभ हुआ है। एक अन्य पोस्ट में वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि पिछले साल मई में अब तक 55% से अधिक नए EPFO ग्राहक 18 से 25 आयु वर्ग के हैं, जो दर्शाता है कि संगठित कार्यबल में नए प्रवेशकों का आना बहुत जरूरी है, और ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है जिसमें युवा प्रबल दावेदार हैं और मुखर रूप से शामिल हो रहे हैं और मुख्य रूप से पहली बार नौकरी पाने वाले हैं। और आइए अब रुक करते हैं इकोनॉमी टुडे में आज के फोकस का। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जी हाँ, भारत के G20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट इस पर जारी की गई है, और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी DPI में एक अभूतपूर्व पड़ाव प्राप्त किया, यानी 9 वर्षों में वो हासिल किया जो DPI के बिना हम 50 वर्षों में भी हासिल ना कर पाते। आज भारत में UPI का उपयोग रेहड़ी पटरी के जो विक्रेता है से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल के स्तरों तक हो रहा है। वैश्विक स्तर पर जो डिजिटल लेन देन है उसका 46% लेन देन भारत में होता है। देखिए, डिजिटल मिशन के लिहाज से बहुत अहम है ये। वहीं ये सभी भारत के लिए कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आधारशिला साबित हुए। DPI का जो पूरा व्यवस्था थी वो बहुत अहम साबित हुई। कोविड-19 में 160 मिलियन लाभार्थियों के बैंक खातों में करीबन $4 बिलियन से ज्यादा का हस्तांतरण हुआ है। मोबाइल पर डिजिटल वैक्सीन प्रमाण पत्रों के साथ 2 वर्षों में 2.5 मिलियन आप समझिए टीकाकरण हुए हैं, और डिजिटल व्यवस्था में भारत कई देशों से बहुत आगे निकल गया, जिसकी
हमने तस्दीक G20 में भी देखी और G20 की जो टास्क फोर्स रिपोर्ट है उसमें ये माना गया कि जो DPI को लेकर भारत ने कहा है वो लोगों के लिए मार्गदर्शन के तौर पर साबित होगा। G20 शेरपा अमिताभ कांत और इन्फोसिस और आधार के संस्थापक अध्यक्ष नंदन नीलकर्णी इसमें मौजूद थे। इस टास्क फोर्स के काम के कारण भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान DPI को स्वीकार किया गया था। इसमें ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका अध्यक्षता के दौरान कार्यान्वयन के लिए इसे आगे बढ़ाया जाएगा, यानी विस्तारीकरण होगा। टास्क फोर्स की रिपोर्ट का उद्देश्य दुनिया भर में DPI की नींव को मजबूत करना है। तो आप समझ सकते हैं कि बेहद अहम DPI सुरक्षित व्यवस्था की कैसे, ये जब हम लेन देन की बात करते हैं उस सुरक्षित व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ बनाया जाएगा। बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं इकोनॉमी टुडे में चर्चा करने के लिए। अमिताभ कांत जी मौजूद हैं, G20 के शेरपा। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो पर। पहला सवाल मेरा यही है कि जिस वित्तीय समावेशन की हम बात कर रहे हैं, आर्थिक परिवर्तन का हमने जिक्र किया, G20 की जो ये रिपोर्ट जारी हुई है टास्क फोर्स की, ये इस बात की तस्दीक करती है कि DPI गेम चेंजर साबित हुआ है। देखिए, ये जो टास्क फोर्स बनी थी, ये G20 भारत की प्रेसिडेंसी में मेरी अध्यक्षता में और नंदन नीलकर्णी इसके को चेयर थे। हमारा ये लक्ष्य था कि अगर सस्टेनेबल, वो पोस्ट कोविड एरा था, और अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपने अचीव करने हैं, दुनिया को अचीव करने हैं, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना नहीं हो पाएंगे। और ये हमने बताया कि भारत ने जो प्रगति की है वो 9 वर्ष के अंदर जो हमने प्रगति की है वो हमें 50 साल लगते, और कोविड के समय हम इतने वैक्सीनेशन कर पाए और आज हम करीब दुनिया का 46% फास्ट पेमेंट करते हैं, और हम क्रेडिट देते हैं, हम स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन करते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, हम एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए DPI को उपयोग करते हैं। तो अगर दुनिया में और बाकी देशों को आगे तरक्की करनी है और अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पोल वॉल्टिंग करनी है तो DPI आवश्यक है। और इंडिया ने तो DPI किया, पर दुनिया को इसका डेफिनेशन एक्सेप्ट करना था, इसका फ्रेमवर्क एक्सेप्ट करना था, जो G20 में एक्सेप्ट किया गया। और ये पहली बार माना गया कि बिग टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो ओपन सोर्स है, ओपन API है, जो ग्लोबली इंटरऑपरेबल है, जिससे कि नए स्टार्टअप्स इनोवेशन कर सकते हैं, वो आवश्यक है। कांत साहब, डिजिटल डिवाइड की जो एक खाई है, इस अंतर को पाटने में DPI ने बहुत अहम रोल निभाया है। खास तौर पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जब जो विकसित देश थे कहीं हिचक थी उनके अंदर, लेकिन अब जिस तरह से DPI मॉडल के रूप में व्यवस्थित हो गया है, आपको लगता नहीं है कि वो हिचक कम हो रही है और ग्लोबल साउथ के दायरे से अब DPI बहुत आगे निकल रहा है? तो सारे देशों में एक एग्रीमेंट हुआ G20 के समय, और खासकर क्योंकि हमने G20 को G21 बनाया और अफ्रीकन यूनियन को उसका एक सदस्य बनाया, तो 55 अफ्रीकन देश भी आ गए। तो अभी करीब दुनिया में देखते हैं तो 4 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास डिजिटल आइडेंटिटी नहीं है, करीब 2 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, और ये लोग फास्ट पेमेंट कर नहीं सकते। तो ये सारे देशों ने माना G20 के समय कि अगर हमें प्रोग्रेस करनी है, प्रगति करनी है, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है। डिजिटल आइडेंटिटी, मोबाइल का उपयोग करना जरूरी है। जो भारत का मॉडल है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हम करीब 18 देशों में आगे ले जा चुके हैं, और जो देश हमसे मांगेगा हम उनकी मदद करेंगे और पार्टनरशिप में इसको आगे ले जाएंगे। और यही एक रास्ता है जिससे कि एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन और सारे सोशल इंडिकेटर्स की तरक्की हम बड़े स्पीड से कर पाएंगे। जी कान साहब, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं, PPP, उसका कितना अहम आप योगदान मानते हैं और आगे क्या उम्मीदें करते हैं कि जिस तरह निजी हो या फिर हम सार्वजनिक क्षेत्रों में उत्पादकता की उल्लेखनीय प्रगति की बात करते हैं जिसमें सुधार के रूप में DPI काम कर रहा है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, क्योंकि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें एक डिजिटल आइडेंटिटी की लेयर होती है और उसके ऊपर सारे प्राइवेट सेक्टर लोग ही काम करते हैं। भारत एक अकेला देश है जहाँ की
फोन पे गूगल पे के साथ compete करता है, पेटीएम अमेजॉन पे के साथ compete करता है, और क्योंकि ओपन सोर्स है, ओपन एपीआई है, ग्लोबली इंटरऑपरेबल है, तो करीब 46 एप्स इस पे compete कर रहे हैं। इसी तरह क्रेडिट हो या हमारे कई स्टार्टअप्स हैं, मोबिक्विक है, पाइन लैब है। अब आप स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन देखिएगा तो ज़रोडा है, ग्रो है, अपस्टॉक है। इंश्योरेंस देखिएगा तो गो डिजिट है। और ये सबके सब प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं। तो जो इनोवेशन आता है वो प्राइवेट सेक्टर से आता है, पर एक डिजिटल आइडेंटिटी लेयर बनाना आवश्यक है जो भारत ने बनाया है। और ये बाकी देशों का, जो यूरोप और अमेरिका का जो मॉडल है, बिग टेक का मॉडल है, जहां की हमारा डेटा, सिटीजन का डेटा ये लोग उपयोग करते हैं, अब बिग टेक उपयोग करता है। वही चाइना का मॉडल है कि हमारा डेटा वो ले लेते हैं। पर जो महत्वपूर्ण चीज डीपीआई में है कि सिटीजन का डेटा सिटीजन ओन करता है, वो परमिशन देता है जी। वो टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी परमिशन देता है, उस ट्रांजैक्शन के लिए केवल उपयोग किया जा सकता है जी। तो आपका और मेरा डेटा हम खुद ओन करते हैं, और वो डेटा हमारा डेटा है, तो कोई उसको मिसयूज नहीं कर सकता। बहुत अहम आपने कहा। और मुझे रायसीना डायलॉग जो 2023 में हुआ था, उसमें आपका संबोधन याद आ रहा है। आपने कहा था कि भाई डीपीआई का उल्लेखनीय सफर रहा है, और आपने इसे भविष्य का मॉडल करार दिया था कि भाई उभरते हुए बाजारों के लिए एक ऐसा आविष्कार है जिसने विकसित हिस्से को भी बहुत पीछे छोड़ा है। तो नवोन्मेष, नवाचार के पूरे इस सेक्टर को खास तौर पर डीपीआई के लिहाज से आप कितना प्रॉमिसिंग देखते हैं? देखिए, इसीलिए ये जरूरी था कि हम कहें, उससे अच्छा है कि G20 इस बात को माने। तो साल भर हमने मेहनत की, साल भर हमने लगातार सब कुछ बताया, समझाया और पढ़ाया लिखाया, और G20 ने इसकी डेफिनेशन को माना कि यही एक तरीका है दुनिया में इसको आगे ले जाने का। और G20 की डेफिनेशन के साथ G20 का फ्रेमवर्क माना गया, और सारे दुनिया के सारे लीडर्स ने इसको एक्सेप्ट किया, और अब ये दुनिया में का एक मॉडल बन के निकला है, जिसको ये रिपोर्ट ने बताया कि इस तरह से हम इसको आगे ले जाएंगे दुनिया में। और ये रिपोर्ट जो सारे एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है, और नंदन नीलेकनी भी इसके को चेयर थे, तो इस रिपोर्ट को हम पूरी दुनिया में आगे ले जाएंगे। और डीपीआई का जो भारत का मॉडल है, ये दुनिया के सारे देशों में, खासकर जितनी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ इसको आगे ले जाकर हम एक एसडीजी के इम्प्लीमेंटेशन में उपयोग करें। मल्टीलैटरल फोरम्स पर भारत को अब सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर देखा जाता है, फैसिलिटेटर के तौर पर देखा जाता है, कांत साहब। और जो जिक्र आप कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पर मई 2023 का अगर मैं जिक्र करूं, तो भारत और यूरोपीय संघ का जो ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल था, वहां जब बैठक हुई तो डीपीआई की अहमियत को स्वीकार किया गया, यानी ग्लोबल साउथ से बहुत आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि जो फैसला उस वक्त तमाम देशों को, खास तौर पर जो विकासशील देश हैं, जो छोटे देश हैं, उभरते हुए बाजार हैं, अनएक्सप्लोरेबल एवेन्यूज हैं, उनके लिए डीपीआई पेनिट्रेट करने के लिए बहुत अहम। बहुत सही कहा आपने, और इसीलिए भारत पूरी कोशिश कर रहा है। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हमने बनाए हैं, ट्रिपल IITs बनाए हैं, वो सब इसी पे काम कर रहे हैं। और हमने कई देशों में, हम 18 देशों में इसको आगे ले चुके हैं। और जिस देश की भी डिमांड आ रही है, यूनाइटेड नेशंस में भी हमने जाकर इनके कई प्रेजेंटेशंस किए, वहां पर भी इसका एग्रीमेंट हुआ कि यही एक रास्ता है। क्योंकि एसडीजी, देखिए, कोविड की वजह से बहुत हम लोग पीछे रह गए हैं एसडीजी इम्प्लीमेंटेशन, और वो फिजिकल तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा जब तक टेक्नोलॉजी को हम उपयोग ना करें, जब तक हम डेटा का उपयोग ना करें। गुड गवर्नेंस के लिए डेटा आवश्यक है, गुड गवर्नेंस के लिए डीपीआई आवश्यक है, और डीपीआई के बिना हम एक टेक्नोलॉजी में पोल वॉल्टिंग नहीं कर पाए। आप सबसे बड़ी चुनौती डीपीआई के इस पूरे सेक्टर में क्या देखते हैं? साइबर सिक्योरिटी को लेकर जिस तरह से इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है, बेहतरीन फायरवॉल्स, अगर हम चुनौतियों की बात करें तो वो सबसे मुखर रूप से क्या आती हैं डीपीआई के क्रियान्वयन को लेकर? तो मेरे विचार से सबसे ज़रूरी है कि जो भारत ने अचीव किया है डीपीआई में, इसकी कहानी हमको सारे इमर्जिंग मार्केट्स में बताना बहुत आवश्यक है।
बिल्कुल। और ये बताना आवश्यक है कि भारत ने किस तरह से कोविड वैक्सीनेशन में इसका उपयोग किया, किस तरह से हम फास्ट पेमेंट करते हैं, कैसे हमने गरीब लोगों को एम्पावर किया है टेक्नोलॉजी के लिए, कैसे पीएम स्वनिधि में हम कैसे स्ट्रीट वेंडर्स को हमने एम्पावर किया है, और किस तरह से भारत में बदलाव आया है। जब तक लोग ये देखते नहीं है उनको विश्वास नहीं होता है। तो G20 का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ वो दो है, एक तो अफ्रीकन यूनियन को हमने इसका सदस्य बनाया और दूसरा कि डीपीआई की डेफिनेशन और फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट कराया जी। तो जब सब लोग समझते हैं तो वो खुद ही मांगने आते हैं। इसीलिए जो देश अब मांग रहे हैं हमसे हमारी टेक्नोलॉजी और वो हम हर देश को दे रहे हैं, वो समझने के बाद आते हैं और वो देखते हैं कि भारत में जो प्रगति हुई है वो डीपीआई में का बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है जी। तो इसलिए ये सब लोगों को बताना, मार्केटिंग करना। देखिए साइबर सिक्योरिटी का जो इश्यू आएगा वो भी हमने टैकल किया है और वो भी हम टैकल करेंगे और ये एक चैलेंज है जिसको कि हम लोग मीट करेंगे। बहुत अहम आप बिल्कुल बहुत अहम आपने कहा, क्योंकि डीपीआई को हम लगातार अपनी खबरों के जरिए ट्रैक करते हैं। तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, डीपीआई के लिहाज से भारत नित नई लिख रहा है नई कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ कांत साहब हमारे इस खास, न केवल भारत के जी पूरी जी दुनिया के लिए। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहा भारत के लिए पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया कांत साहब अपना कीमती समय देने के लिए। आप खुद शेरपा रह चुके हैं इस वक्त और जो ये टास्क रिपोर्ट जारी की गई है ये एक सकारात्मक व्यू पॉइंट देती है, दृष्टिकोण देती है जब हम डीपीआई की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इकोनॉमी टुडे में अपने विचारों को इस मंच से साझा करने के लिए। तो देखा आपने कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितना ज़रूरी है और ये हिचक जो हटी है ना वो हटी इसलिए है क्योंकि जिस तरह से डीपीआई को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया अब अन्य देश भी उसे अपनाना चाहते हैं। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर आज एक और बड़ा फोकस है, उस पर डालेंगे नजर वक्त एक ब्रेक का इकोनॉमी टुडे में। बढ़िया है, शुद्ध है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बात करते हैं आज के इकोनॉमी टुडे के दूसरे फोकस की, जो कि सिविल एविएशन से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने सभी विमानों और विमान इंजन के कलपुर्जों पर 5% का एक समान IGST दर लागू करने की घोषणा की। ये दर सोमवार यानी कल से ही लागू हो गई है। ये फैसला अब जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है कि घरेलू रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग का जो उद्योग है उसके लिए ये फैसला महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है। इसका उद्देश्य देश को वैश्विक विमानन केंद्र बनाना है। MRO उद्योग के 2030 तक $4 बिलियन का उद्योग बनने का अनुमान जताया गया है। ये नीति परिवर्तन MRO सेवाओं के लिए एक मजबूत परिस्थिति से जुड़ा हुआ तंत्र बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और सतत विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये कदम भारतीय MRO क्षेत्र की जो प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ाएगा, नवाचार और दक्षता में भी इजाफा होगा और एक मजबूत कुशल विमानन क्षेत्र है उसका निर्माण किया जाएगा। तो बेहद अहम फैसला लिया गया है, इसीलिए हमने इसे आज के फोकस में इंक्लूड किया। 2030 तक कैसे अग्रणी विमानन केंद्र बनने वाला है भारत, उस लिहाज से बहुत अहम और बेहद खास मेहमान इस आज के दूसरे फोकस पर बात करने के लिए। लेकिन उससे पहले सुनते हैं कल की खबर से जुड़ी हुई जो ये साउंड बाइट है वो। All the equipment that is being used or that is being imported, all the parts that are being imported for the MRO facilities used to have multiple slabs. Finance Minister and Prime Minister also realizing that this is an important sector for the civil aviation to grow, they have reduced the IGST to now 5% for all the maintenance and repair overhaul facility equipment. So this is going to boost the MRO industry and we are going to get a lot of job creation happening in this, and especially we are seeing in the next 3-4 years at least 1,000 crores worth of growth happening in this very sector.
तो देखा आपने, जो नागर विमानन मंत्री हैं उनका भी मानना है कि जॉब क्रिएशन के लिहाज से बहुत अहम ये फैसला होने वाला है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे फोकस पर चर्चा करने के लिए। पीयूष श्रीवास्तव साहब है, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। सर, पहला सवाल यही है कि जिस तरह से घरेलू रख रखाव के लिए जो ये फैसला एक समान IGST की बात कही गई है, जिसे 5% पर अब किया गया है, कितना बड़ा मील का पत्थर आप मानते हैं पूरे विमानन क्षेत्र के लिए और जॉब क्रिएशन के लिहाज से भी बेहद अहम फैसला? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। MRO इंडस्ट्री जो है वो सिविल एविएशन के लिए ATF के बाद सबसे बड़ा कॉस्ट कंपोनेंट होता है। तो MRO में अभी तक का हमारे जो डोमेस्टिक MROs थे उनके साथ एक डिसएडवांटेज ये हो गया था कि वो अलग अलग टैक्स स्लैब से पढ़ते थे, अलग अलग कंपोनेंट्स होते थे। इसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर है, चैप्टर 88, उसमें जो चीजें आई हुई थी वो तो सारी 5% सरकार ने पहले ही कर दी थी, वो भी एक बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप था। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका ड्यूअल यूज होता है परसेप्टिवली। हालांकि ये फैक्ट है कि जो हवाई जहाज में यूज होती है वो कहीं और यूज नहीं हो सकती। तो इवेंचुअली हम ये बात डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के सामने प्रस्तुत कर सके, और जैसा कि हमारे माननीय मंत्री महोदय ने कल अनाउंस भी किया कि ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और GST काउंसिल ने एक्सेप्ट कर लिया। अभी तक जो 4 अलग अलग रेट्स थे, 5%, 12%, 18% और 28%, अब वो स्टैंडर्डाइज हो गए हैं 5% पे। और अगर आप इसको पर्सपेक्टिव में देखें तो भारत इस वक्त सबका ऑर्डर बुक हवाई जहाज का प्लेस कर चुका है जी। करीब 1200 जहाज इंडिया में आने वाले हैं, और फिर हमारे एंड ऑफ लीज वाले जहाज जो होंगे उनकी भी MRO एक्टिविटीज चाहिए होगी। तो अगर आप ओवरऑल मार्केट देखें तो बहुत बड़ा मार्केट अब क्रिएट हो जाएगा। और जो अभी तक डिसएडवांटेज था हमारे MROs को, जो कि हमारा MRO का काम बाहर एक्सपोर्ट हो जाता था, बाहर के लोग करते थे, इंडिया में नहीं होता था, अब वो सब इंडिया में बड़े पैमाने पे होना शुरू हो जाएगा। और इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि न सिर्फ इंडिया के जहाज बल्कि आसपास साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के भी जहाज यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसमें एक्सपोनेंशियल जंप होगा, और जाहिर है जब जंप होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ओवरऑल इकोसिस्टम में सुधार होता है। और नवाचार की जब हम बात कर रहे हैं, नवोन्मेष की, और जिस कुशल दक्षता के जरिए इस पूरे सेक्टर में आने वाले समय में हम ग्रीन शूट्स देखेंगे, उस लिहाज से भी ये फैसला बेहद अहम है श्रीवास्तव साहब। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, और उसका एक कारण जो है वो टैक्स की यूनिफॉर्मिटी है। अभी तक का जो हम लोग बात करते थे किसी OEM से, चाहे वो इंजन OEM हो, चाहे एयरफ्रेम OEM हो, और स्पेशली कंपोनेंट OEMs हो, तो वो लोग ये टैक्स का मुद्दा जरूर उठाया करते थे। अब ये मुद्दा रास्ते से हट गया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस स्टेप की वजह से MRO इंडिया में बहुत इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन से OEMs अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना। तो पहले श्रीवास्तव साहब, क्योंकि ये दरें एक समान नहीं थी, 5%, 12, 18, 28% था, उस लिहाज से बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती थी GST कि अगर हम टैक्स के दायरे की बात करें। तो कर के मोर्चे पर जो ये सरलीकरण किया गया है, उस लिहाज से जो तकनीकी दिक्कतें हैं उससे भी पार पाता हुआ MRO सेक्टर। निश्चित तौर पर देखिए, तकनीकी तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें टैक्स और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स एक डायमेंशन है, दूसरा डायमेंशन ये है कि वो टेक्नोलॉजी खुद यहाँ पे आए। उसमें अभी तक का जो टेक्नोलॉजी है वो OEMs के पास होती है, और OEMs ने अगर और इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखा है तो वो थोड़ा सा रेटिसेंट होते हैं कि किसी और जगह उस इन्वेस्टमेंट को लेकर जाएं, और जहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वहां पे सरप्लस कैपेसिटी पे वो ऑपरेट करें। ये उनके लिए ऑब्वियसली डिजायरेबल नहीं होगा। लेकिन अब जब आपने पूरी डील को और मीठा कर दिया है, उनको तो ये महसूस होगा कि यहाँ पे इंडिया में अगर भारत में आके निवेश करते हैं तो टेक्नोलॉजी उनका ज्यादा रिटर्न देगी। बिल्कुल, तो लाजमी है कि वो लोग यहीं पे आके इन्वेस्ट करेंगे और यहीं पे आके डेवलप करना चाहेंगे। बिल्कुल, और प्रतिस्पर्धा में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। बहुत बहुत शुक्रिया
श्रीवास्तव साहब, आप सुबह सवेरे जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त डीडी न्यूज़ के साथ साझा किया, इस मुद्दे पर अपने विचार इस मंच से साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया इकोनॉमी टुडे में जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये 2 फोकस के जरिए हमने एक सकारात्मक पहल की शुरुआत की, जिस G20 की टास्क फोर्स की रिपोर्ट है जो DPI की उल्लेखनीय प्रगति की बात करती है, और अब IGST जो कि एक समान तरीके यानी कि 5% लगाया जाएगा विमान या विमान से जुड़े कलपुर्जों पर, उससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जॉब क्रिएशन होगा और दक्षता आएगी इस पूरे क्षेत्र में। और आइए अब रुक करते हैं तमाम दुनिया भर के बाजारों का। हालांकि हम बाजारों से शुरुआत करते हैं, लेकिन आज का फोकस ज़्यादा बड़ा था। लेकिन जाने से पहले आपको बाजार ज़रूर दिखाएंगे। तो गिफ्ट निफ्टी पर जो उसका ओपनिंग काउंटर हमने आपको बताया था, हरे निशान में कारोबार करता हुआ अभी रेंज बाउंड यानी कि दायरे में 19 अंकों का दबाव, 24,635 का लेवल। सेंसेक्स की ओपनिंग किस तरह से हुई थी वो देख लेते हैं। 80,812 का लेवल, 152 अंकों की बढ़त। वहीं निफ्टी भी किन स्तरों पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, उस पर डालते हैं नजर। 24,615, 29 अंकों की बढ़त। और क्योंकि छोटा वीक है, कल मोहर्रम की वजह से बाजार बंद रहेंगे। आज अहम बैठक होने वाली है टेलीकॉम सेक्टर की, तो भाई देखिए टेलीकॉम शेयर्स पर भी डालनी होगी नजर। लेकिन टॉप गेनर्स क्या है, देखिए टेलीकॉम का मैंने नाम लिया, भारतीय एयरटेल चार्ट को लीड करता हुआ। हालांकि कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं, इसलिए भारतीय एयरटेल कहीं ना कहीं मार्केट को चीयर लीडर की तरह सपोर्ट करता हुआ। कोल इंडिया, 3 अहम समझौते हुए हैं कोल के क्षेत्र में, उससे काउंटर पर फर्क पड़ता हुआ। अदानी एंटरटेनमेंट, टाटा स्टील, M&M, तमाम काउंटर्स बाजार को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक नज़र जहां मुनाफा वसूली हावी है, अपोलो हॉस्पिटल, डिविस लैब, LT, सन फार्मा, SBI लाइफ, यानी 3 बड़े काउंटर डिफेंसिव यानी फार्मा के। तो ये काउंटर्स जो है यहाँ पर मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आ रही है। ग्लोबल मार्केट का अपडेट, फ्यूचर्स, S&P 500, नैस्डैक सभी हरे निशान में। पवल साहब ने जिस तरह से कहा भाई रेट कट हो सकता है, झूमते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिकी बाजार। हालांकि ये भी वहां पर खबरें सामने आ रही हैं कि ट्रंप चुनाव में बने हुए हैं, उसकी वजह से भी बाजारों में पॉजिटिव रिबाउंड। वहीं यूरोपियन मार्केट, FTSE, कैक और डैक्स, यहाँ पर दबाव। ECB की पॉलिसी पर इंतजार है, कितना प्रोत्साहन मिलने वाला है इस पर भी रहेगी नजर यूरोपियन बाजारों की भी। एशियन मार्केट करूं, कल जापानी बेंचमार्क बंद था, आज 209 अंकों की बढ़त। और PMI डेटा भी जापानी बाजार का आने वाला है। हैंगसेंग में गिरावट और कॉस्पी एक दायरे में कारोबार करता हुआ यहां नजर आ रहा है। ब्रेंट क्रूड को देख लेते हैं। कल $85 प्रति बैरल था, इस वक्त $82 प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ। तमाम जो इंटरनेशनल फैक्टर्स है वो कहीं ना कहीं कमोडिटी मार्केट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हुए, लेकिन अभी रेंज बाउंड दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है ब्रेंट क्रूड। तो आप देख सकते हैं ये मार्केट का अपडेट। हालांकि कल मार्केट बंद रहेगा, लेकिन अब हम इस शो के साथ जरूर आएंगे सुबह, मार्केट भले ही ना हो। और फिलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरें और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।